हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए लॉकडाउन देखो, देखिए जैसे कि मैं बोल रहा था कि आगे बढ़ेगा ही। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते के लिए आगे इसको एक्सटेंड कर दिया है। चलिए, पहले से ही पता था, माइंड मेकअप था सबका। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और आकर कैसे व्यापार करते 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 उनके एम्बिशन आगे बढ़ते चले जाते हैं कि कितनी महत्वाकांक्षाएं उनकी बढ़ जाती है कि भारत को लूटने के साथ साथ वहां की सत्ता में भी हस्तांतर मतलब सत्ता को भी पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया उन्होंने। कैसे लिया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चल रहा हूँ। पहले बताया था कि कैसे भारत की सत्ता में घुसने का रास्ता उनका प्लासी के बैटल से स्टार्ट हो गया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कैसे प्लासी का बैटल उन्होंने धोखे से जीता, लेकिन जो उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति, जो एक्चुअल में उन्होंने पावर लगा के जो शक्ति और जो बैटल जीता वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का बैटल था जो बताया था कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और मीर कासिम तीनों के साथ होकर भी अंग्रेजों ने उनको बुरी तरीके से परास्त किया। और फिर जब ये परास्त कर दिया उसके बाद इन्होंने सबसे पहले 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की ट्रीटी की। इलाहाबाद की 2 ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, 1765 को। किसके साथ होती है पहली संधि? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ होती है। और उसमें क्या होता है कि मुगल बादशाह को 26 लाख एनुअली पेंशन देना है अंग्रेज सरकार को, और उसके बदले उनको क्या मिलेगा? उसके बदले उनको रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू के साधन है वहां पर, जहां पर शाह आलम का वर्चस्व था, जहां उनका अधिकार था, सारे रेवेन्यू के जितने भी चीजें थी सब किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई सारी चीजें। और 53 लाख रुपए देकर उन्होंने सारे कानूनी अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। किससे प्राप्त कर लिए थे? शाह आलम सेकंड के साथ, जो कि उस समय कौन थे? मुगल बादशाह थे। ये तो हो गई पहली ट्रीटी। किस कौन सी ट्रीटी? इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी हुई, इलाहाबाद की पहली संधि हुई। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी संधि यानी कि दूसरी ट्रीटी पे। इलाहाबाद की ही दूसरी ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी? बस डेट चेंज है, 16 अगस्त। 3 दिन बाद ही दूसरी ट्रीटी होती है। वो किसके साथ होती है? वो होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। उनको भी 50 लाख रुपए हर्जाने के तौर पे, युद्ध के हर्जाने, मतलब जो ये बक्सर का बैटल हुआ था उसमें जो खर्चा हुआ था ये पूरा थोप दिया गया। किसके ऊपर? ये अवध के नवाब के ऊपर थोप दिया गया कि आपको ये हर्जाना भरना पड़ेगा। ये तो भरना ही पड़ा उनको। और उसके साथ उन्होंने और क्या हुआ कि जो उनके जो किले थे, माणिकपुर के किले, ये सब किले क्या थे? ये किले बोला गया कि ये आपको मुगल बादशाह को देने पड़ेंगे। और यही एक संधि, ये जो ट्रीटी फर्स्ट हुई थी मुगल बादशाह के साथ, उसमें ये हुआ था कि आपको ये किले मिल जाएंगे। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने ये लिया किससे? ये लिया अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लिया और ये उनको दिया। और इन लोगों को क्या कर दिया? दूर भेज दिया, इनको निष्कासित कर दिया इनके राज्य से। और वहां पर क्या कर दिया? अपना एक रेजिमेंट स्थापित कर दिया। और एक चीज आपको बताता चलूं कि अंग्रेज बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले थे। उन्होंने धीरे धीरे देश में मतलब घुसना तो स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ चाल चली। कहते हैं ना कि लड़ाई से ज्यादा कूटनीतिज्ञ होना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने कूटनीतिक चाल क्या चली? उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। प्लान क्या था कि अब हर जहां जहां जो भी युद्ध होगा और जो राजा या महाराजा या जो नवाब पराजित यानी हारेगा, तो उसको एक नियम के तहत अपने राज्य में अंग्रेजी सरकार के रेजिमेंट स्थापित करना होगा अपने राज्य में। और उनके आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना किसी भी बाहरी लोगों से कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते, किसी राज्य से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। उनके आज्ञा के बिना कोई भी उनसे मिलने नहीं आ सकता है। बड़े स्तर के लेवल का आदमी, कोई भी मंत्री या कोई भी राजा उनसे मिलने नहीं आ सकता है बिना उनके। और जो रेजिमेंट ये रखेंगे, रेजिमेंट मतलब कि एक छावनी टाइप की बना देंगे उनके राज्य में।
जहां भी वो रहेंगे उनके राज्य में एक छावनी बना देंगे, उसका सीधा उसको देखेगा कौन? अंग्रेज गवर्नर जनरल देखेगा, और उस छावनी का जो भी खर्चा आएगा, जितना भी पैसा लगेगा या खर्चा आएगा उनके रखने में, सैनिकों को रखने में, ये देगा कौन? ये उस राजा को देना पड़ेगा, उस नवाब को देना पड़ेगा, उस बादशाह को देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा रणनीति थी उनकी कि वो कुछ भी प्लान करेंगे तो भी अंग्रेजों को पता चल जाएगा, कुछ भी करेंगे सब कुछ उनके नजर में रहेगा, और खर्चा भी जो होगा वो भी नवाब या बादशाह देगा। तो इसको नाम क्या दे दिया गया? इसको सबसे अच्छा नाम दे दिया गया सब्सिडरी अलायंस। क्या कहा जाता है इसे? सहायक संधि। इसी को कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। ये आपको संधि करनी पड़ेगी, अगर आप ये संधि नहीं करते हैं तो फिर दोबारा मोर्चा खोल देगा अंग्रेज। इसके विरुद्ध उस राजा के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, और युद्ध में अगर पराजित हो जाएंगे या तो फिर उनको मार दिया जाएगा या तो उनको निष्कासित कर दिया जाएगा देश से, और हरजाने के तौर पे पूरे युद्ध का हरजाना भी उनको भरना पड़ेगा। वैसे कहा तो जाता है कि सबसे पहला राज्य सहायक संधि राज्य कौन था, किसने स्वीकार की थी सहायक संधि? बहुत लोग कहते हैं कि अवध ने स्वीकार की, बहुत लोग कहते हैं मैसूर ने स्वीकार की। वैसे जब कहा जाए कि सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की, तो वो होगा, माफ कीजिएगा, वो होगा अवध। लेकिन अगर कहा जाएगा वेलेजली की सहायक संधि किसने स्वीकार की, अगर सब्सिडरी अलायंस का तो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वेलेजली था, गवर्नर जनरल था। ये कब आया था? 1798 में वेलेजली आया था, गवर्नर जनरल बन के 1798 में, और यहीं से सहायक संधि स्टार्ट मानी जाती है। बट लेकिन इससे पहले भी सहायक संधि हो चुकी थी। कब हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी, क्योंकि जो ये दोनों ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की फर्स्ट सेकंड, ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी, जो उस समय गवर्नर था अंग्रेजों का, उस प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। तो इसलिए जब कहा जाए कि सबसे पहले सहायक संधि किसने, यानी सब्सिडरी अलायंस किसने स्वीकार किया, तो वो होगा अवध। बट लेकिन जब कहा जाएगा कि वेलेजली की सहायक संधि किसने स्वीकार की, तो वो होगा मैसूर राज्य। ठीक है, तो यहां से ये इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, ये सब होता है। ये फिर यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस समय अब हम आपको भारत के दूसरे कोने में यानी साउथ में ले चलते हैं। मैसूर राज्य था एक, नीचे एक मैसूर राज्य था, ये आज का कर्नाटक और ये वाला इलाका कहलाता है। यहाँ पे पहले वाडियार वंश, वाडियार डायनेस्टी राज करती थी, लेकिन जब वो खत्म हुई, वाडियार वंश में ही, वाडियार वंश में एक सिपाही था, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत ही योग्य सिपाही था। वो आगे चल के मंत्री बनता है, सेनापति बनता है। वो उसकी काबिलियत को देख के महाराजा ने उसको सेनापति बनाता है। तो वो सेनापति कौन था? उस सेनापति का नाम था हैदर, हैदर अली। ये नाम आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही आत्मनिर्भर सेनापति था ये हैदर अली। ये हैदर अली कौन था? ये वाडियार वंश में सेनापति था। जब वाडियार वंश का अंत होता है तो ये सेनापति, इसी ने मैसूर राज्य में अपने राज्य की स्थापना की। और ये जब वाडियार वंश खत्म हुआ, मतलब कमजोर हो गए शासक वहां के, तो फिर इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदर अली ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। फिर ये अपनी शक्तियों को बढ़ाता रहा। तो उस समय जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 था, और जब ये आया, इसने 1760 में वाडियार वंश के बाद अपने आप को स्थापित किया 1760 में। तो ये अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाता रहा, धीरे धीरे इंप्रूव करता रहा अपनी ताकत को। फिर एक तरफ जब अंग्रेजों को लगने लगा कि ये मैसूर में ये हैदर अली अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, तो इसको दबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को खतरा रहता था, हर समय डर रहता था कि कोई हमको पराजित ना कर दे, कोई हमको निष्कासित ना कर दे। क्योंकि ये भारत उनके लिए बहुत ही उपजाऊ के रूप में था, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो पैसे का दोहन कर रहे थे, अपने देश ले जा रहे थे। भारत को दिन प्रतिदिन एकदम यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से शून्य करते जा रहे थे, खत्म करते जा रहे थे। भारत को एकदम से गरीब बनाते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत के जितने भी लोग थे वो ना उनके जब जो काम करते थे ना उनको बड़ा पद दिया जाता था, ना कुछ दिया जाता था। और धीरे धीरे यहाँ का सारा दोहन करके वो अपने देश ले जाकर वहां पर को समृद्ध बना रहे थे और भारत को गरीब बना रहे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वाडियार के बाद का हैदर अली का। जब ये
हैदर अली आता है, अपनी ताकत बढ़ाता है, तो धीरे धीरे ताकत बढ़ाता रहता है, तो अंग्रेजों को डर लगने लगता है कहीं ये हम लोग को ही उल्टा आकर आक्रमण ना कर दे। तो 1767 से मान के 69 में मान लीजिए पहला मैसूर युद्ध होता है, बैटल ऑफ मैसूर, फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर होता है। वो किसके बीच होता है? वो कहने के लिए होता तो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में है, बट लेकिन अंग्रेज बहुत ही ज्यादा कूटनीतिज्ञ थे, मैंने पहले भी बताया आपको। तो उस समय मराठा भी अपनी शक्तियां बढ़ा चुके थे और निजाम भी अपनी शक्तियां बढ़ा चुके थे। और निजाम, पहली बात तो जो अवध के निजाम थे जितने भी, वो पहले ही सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस मतलब मान लिए थे, तो वो अंग्रेज किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का साथ देंगे। तो जो पहला मैसूर बैटल होता है, पहला मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 में, हैदर अली और अंग्रेज के साथ कौन कौन था? मराठा थे और निजाम थे। और अंग्रेज जो लड़ रहे थे वो कौन सी प्रेसिडेंसी लड़ रही थी अंग्रेज की? मद्रास प्रेसिडेंसी लड़ रही थी। मद्रास प्रेसिडेंसी लड़ रही थी हैदर अली। पहला युद्ध जो होता है बहुत ही वीरता से हैदर अली ने सामना किया, और पहला युद्ध हैदर अली जीत गया, इन तीनों को हरा दिया। और अंत में क्या होता है, जब युद्ध जब खत्म होता है या हार जाते हैं, तो उसके बाद एक ट्रीटी होती है। तो पहली ट्रीटी मद्रास की ट्रीटी होती है, इसमें सब कुछ वापस कर दिया जाता है, एक दूसरे को जो भी क्षेत्र जीते होते हैं वापस कर देते हैं। फिर इसी तरह धीरे धीरे आगे चलता रहता है, लेकिन अंग्रेज ये चीज को भूल नहीं पाए थे, अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाए थे, और उनका निशाना था हैदर अली। और उसी बीच हैदर अली भी धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, तो वो क्या किया, मराठा और निजामों को अपनी तरफ मिला लिया। जो अभी तक पहली लड़ाई में इनकी अंग्रेजों की तरफ थे, अब वो किसकी तरफ हो गए? अब वो हो गए हैदर अली के साथ, क्योंकि इन लोगों का कोई अपना अस्तित्व उस समय नहीं था। वो जिस तरफ देख रहे थे अपना फायदा, उस तरफ वो हो जा रहे थे। तो दूसरी लड़ाई कब होती? बैटल ऑफ मैसूर, सेकंड बैटल ऑफ मैसूर कब होता है? 1780 में। सेकंड 1780 से 1784 तक चलता है ये युद्ध, ये बैटल इतने चलता है। और इसमें अंग्रेज तो अकेले थे, लेकिन इस बार मैसूर यानी कि हैदर अली का साथ कौन दे रहा था? मराठे दे रहे थे, और भूल गए, निजाम दे रहे थे। तो बस ये जब युद्ध होता है, इस युद्ध में एक जगह थी पोटोनोवा, वहां पर कौन आता है? पोटोनोवा के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति ने हैदर अली को हरा देता है, और ये हैदर अली यहां पर घायल हो जाता है, बुरी तरीके से घायल हो जाता है। 1781 में पोटोनोवा का बैटल होता है। मतलब ये सेकंड जो बैटल चल रहा था उसी के अंतर्गत ही है कि ये पोटोनोवा जगह में ये युद्ध बैटल लड़ा जाता है, यहाँ पर हैदर अली घायल हो जाता है बुरी तरीके से, तो यहाँ से वो युद्ध के मैदान से दूर चला जाता है। फिर वो यहाँ पे कौन आता है? हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जब आता है, आप लोग सुने होंगे, वो पढ़ा लिखा, विद्वान और बहुत ही शक्तिशाली योग्य शासक था वो। फिर यहाँ पे आता है, इसी युद्ध में जब ये घायल हो गया तो 1782 में हैदर अली मर जाता है, और फिर इसके बाद 84 तक युद्ध चलता है, और 84 में युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, और ये टीपू सुल्तान हार जाता है। और यहाँ पर ट्रीटी हो जाती है, मंगलौर की ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी होती है? मंगलौर की ट्रीटी होती है, वही ट्रीटी कि जो जो जीता है वापस कर देगा, सारे जिसके जितने क्षेत्र जीते हैं वो वापस कर देगा। ठीक है। और अब चलते हैं कि धीरे धीरे जब ये शासक बनता है टीपू सुल्तान, तो अपने आप को भी वो भी धीरे धीरे बढ़ाता है। और वो फ्रांसीसियों का बहुत पढ़ा लिखा था, तो वो फ्रांसीसियों को बहुत सम्मान देता था, फ्रांसीसियों के दायरे में, मतलब फ्रांसीसियों के संपर्क में बहुत रहता था, उनके साथ अच्छी उनकी उसकी मित्रता थी, दोस्ती थी। तो ये चीज अंग्रेजों को बहुत खटकती थी कि कहीं ऐसा ना हो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर हम लोग के ऊपर धावा बोल दे। क्योंकि आपको मालूम होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की ही नहीं आई थी, वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से फरमान तो पा लिया था, फरमान मीन सर्टिफिकेट तो पा लिया था व्यापार करने का, लेकिन सिर्फ इंग्लैंड की कंपनी नहीं आ सकती थी। ठीक है, बाकी और यूरोपीय कंपनी तो आ सकती थी। सबसे पहले तो कौन आ गए थे? आपको मालूम होगा, आप ये हम मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, सबसे पहले यूरोपीय में कौन आया था भारत? एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो सबसे पहले कालीकट आए थे, ये आपको बताना है। उसके बाद कौन आता है ये भी आपको बताना है। उसके बाद कौन आता है? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कब आती है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, नहीं तो मैं फिर अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है,
तो जब ये फ्रांसीसियों के साथ मिलकर इनके संबंध फ्रेंडली संबंध थे, अच्छा संबंध थे, इसीलिए इन्होंने जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। ये सब अंग्रेजों को खटक रहा था, इसलिए 1790 में अंग्रेजों ने फिर से युद्ध कर दिया टीपू सुल्तान के विरुद्ध। यहां पर टीपू सुल्तान के लड़के को कैद कर लिया और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम एक जगह है, वहां के मैदान में युद्ध चल रहा था और इनके बेटे को कैद कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने कैद कर लिया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जब इसको कैद कर लिया जाता है तो ये युद्ध हार जाता है टीपू सुल्तान और श्रीरंगपट्टम की ट्रीटी हो जाती है। कौन सी ट्रीटी? ये थर्ड बैटल था। किसका? मैसूर का ये थर्ड बैटल था। हाँ, तो जब तीसरा बैटल जब हो जाता है फिर क्या होता है? धीरे धीरे टीपू सुल्तान कमजोर हो चुका होता है और फिर यही इसी अवसर का लाभ उठाकर 1798-99 में चौथा मैसूर युद्ध होता है। उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड वेलेजली होता है। वेलेजली कौन? वही जो मैंने बताया था कि सब्सिडरी अलायंस का जन्मदाता था, इसी ने सब्सिडरी अलायंस लाया था। ठीक है, तो चौथा युद्ध जब होता है 1798-99 में, तो यहाँ पर क्या होता है? टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम के दुर्ग के पास लड़ते हुए मर जाता है और उसके सारे बच्चों को मार दिया जाता है। और वहां पर पुराना वंश कौन सा था? वाडियार वंश। तो अंग्रेजों ने वाडियार वंश के छोटे से बच्चे को, दूध मुंहे बच्चे को फिर से शासक बना देता है और वो उसको भी सब्सिडरी अलायंस उसके ऊपर थोप देता है। तो इस तरह ये मैसूर बैटल चारों समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे मराठा युद्ध, मराठों के साथ युद्ध, और फिर अंग्रेज कैसे रशिया से डरा, क्योंकि रशिया भी नॉर्थ वेस्ट से रशिया का डर था कि वो वहां से आके यहाँ इंडिया में आक्रमण ना कर दे, इस वजह से। और फिर कैसे उसने सिंध जीता, अफगानिस्तान जीता अंग्रेजों ने, कैसे पंजाब पे कब्जा किया और धीरे धीरे कैसे पूरे भारत में कब्जा किया, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। दोनों वीडियो को, पहला वीडियो और ये वीडियो, दोनों को साथ में पढ़िए, देखिए। कुछ अगर नया समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और आप लोग से एक चीज रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब भी वीडियो आएगा। और लाइक करना ना भूलिएगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश है, शायद आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो, तो इसलिए थैंक यू।